नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो टॉपिक आपको किसी भी परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलेगा, केवल यूजीसी नेट में ही जिसे शामिल किया गया है। अब कहने को ये टॉपिक है जनजाति, राष्ट्र राज्य, माफ कीजिएगा, जनजाति, राष्ट्र राज्य और सरहद की अवधारणा। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्योंकि जनजाति तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई ट्राइब्स क्या होती हैं, ट्राइब्स की विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी समस्याएं क्या होती हैं। तो ट्राइब्स के संबंध में तो हम टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब बचता है हमारा सरहद की अवधारणा और राष्ट्र राज्य की अवधारणा। कहने को ये बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन जब पेपर यहाँ से पूछा जाता है तो काफी कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः इन टॉपिक्स को हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, या देखिए, या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे सीमाओं की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के टॉपिक को ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में सरहद की अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज क्या है, ठीक है, ये बड़ा मायने रखता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे केवल सतही स्तर पर पढ़ के चले जाते हैं या केवल बेसिक पढ़ के चले जाते हैं। इसलिए हमने इस टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ाया है, ताकि राष्ट्र राज्य की अवधारणा अलग पढ़ेंगे, सरहद की अवधारणा अलग पढ़ेंगे। क्योंकि सिलेबस में भले ही वो एक लाइन में लिख दिया जाता है, लेकिन उसके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, सरहद की अवधारणा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर पूछिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरहद के बारे में कि भाई मीनिंग क्या होता है। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो सबसे पहले हम बात करें कि सरहद की अवधारणा है क्या, सरहद होती क्या है, बाउंड्रीज क्या होती, सीमा क्या होती है। तो आपको मालूम होगा, सीधी सी बात है, दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच में, ठीक है, दो राष्ट्रों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, ठीक है, दो जनजातीय क्षेत्रों के बीच में जो उनको अलग करने वाली रेखा होती है, सीमा होती है, इसी को हम सरहद कहते हैं। जैसे आपने कई बार अगर बाय रोड कहीं आप गए होंगे एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो लिखा होता है ना कि उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त, मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ। तो ये राज्यों की सीमाओं भी होती हैं, यानी एक राज्य की सीमा समाप्त हो रही है, दूसरे राज्य की सीमा शुरू हो रही है। तो वो जो लाइन है, जो सीमा रेखा है, बस वो डिसाइड करती है, उसे कहते हैं हम सरहद। तो सरहद का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी सीमा रेखा जो दो राष्ट्रों को, ठीक है, दो अलग अलग जो दो राज्यों को, दो सांस्कृतिक क्षेत्रों को, दो जनजातीय क्षेत्रों को अलग करती है, इसे हम कहते हैं सरहद, यानी सीमा कहते हैं। लेकिन एक समस्या आती है, इस परिभाषा से यह क्लियर होता है कि क्या केवल सरहद क्या केवल भौगोलिक अवधारणा है, क्या केवल भौगोलिक विभाजन को ही कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, जैसे भारत की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, भारत की सरहद नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, चीन से भी लगती है, म्यांमार से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है। लेकिन इन सभी देशों से सीमाओं लगने के बावजूद भी हम केवल नेपाल और भूटान, याद रखिएगा, यहां पर हमारी सीमाएं रेखा के आधार पर विभाजन नहीं है। यहाँ हमारी जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के आधार पर हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो भौगोलिक सीमा है, भारत अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है वो भौगोलिक सीमा है। ठीक है, जैसे पार नहीं किए जा सकता बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत से भारतीय हैं जो नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं। नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार का पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यानी इसका मतलब नहीं है कि वो नेपाल भारत का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। सीमा तो है, लेकिन वो सीमा है सांस्कृतिक, यानी उस इलाके में जाते ही हमारी जो परंपराएं हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं। भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, मूल्यों को लेकर, परंपराओं को लेकर थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरहद को केवल आप भौगोलिक विभाजन मत देखिए, बल्कि ये किसका विभाजन है? ये विभाजन है संप्रभुता का, ये विभाजन है सांस्कृतिक पहचान का, ये विभाजन है सामाजिक संबंधों का। जैसे नेपाल की भी आबादी जो है हिंदू है, सीधी सी बात है, 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। बाद में वो वहां पर धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार कर लिया गया 2009 में। 2008 तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। तो भारत भी एक प्रकार से हिंदू बहुल इलाका है, हिंदू बहुल देश है। तो फिर ऐसा कारण क्या था कि दोनों के बीच में अंतर था, या दोनों के बीच में सरहद थी? वो था संप्रभुता, यानी नेपाल हिंदू राष्ट्र होकर भी भारत सरकार की संप्रभुता नेपाल पर लागू नहीं होती है।
अभी आप देख रहे होंगे नेपाल में कितना बड़ा मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि केवल भौगोलिक सीमा नहीं होती है, या सरहद केवल भौगोलिक पहचान नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संप्रभुता भी स्पष्ट करती है कि कौन किसके अधिकार में आता है, किस देश की सीमा कहां तक है, किस देश की न्यायपालिका की सीमा कहां तक है, किस देश की सरकार के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के फैसले कहां तक लागू हो पाएंगे। इन सब बातों से भी स्पष्ट होती है सरहद। तो सरहद केवल भौगोलिक विभाजन नहीं है किसी क्षेत्र का, वो संप्रभुता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संबंधों का भी प्रतीक है। क्लियर यहां तक? तो इस प्रकार से हम देखते हैं सरहद को। अब बात आती है, सरहद से ही तय होता है राष्ट्र राज्य की अवधारणा, जिसे हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे पूरा, जो आपके सिलेबस में भी है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा, किसी भी देश को हम राष्ट्र कब कहते हैं? जब तक उसकी एक सीमा डिसाइड तो हो कि भाई इसका एक दायरा है। जैसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हम कहते हैं ब्रिटेन, हम कहते हैं फ्रांस, हम कहते हैं नाइजीरिया। यानी देश की जो नेशन स्टेट की मान्यता क्यों मिली है? क्योंकि इनकी भौगोलिक सीमा होनी बहुत जरूरी है। जब तक किसी देश की भौगोलिक सीमा ही नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है, तो उसे राष्ट्र राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगा। स्वाभाविक सी बात है। जैसे देखिए ताइवान, दुनिया के बहुत से देश ताइवान को देश के रूप में नहीं देखते हैं, उसे रिपब्लिकन ऑफ चाइना के रूप में ही देखा जाता है, उसके पार्ट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो यानी आपकी एक सीमा डिसाइड होनी चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक? याद रखिएगा, बड़ा आसान टॉपिक है ये, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ते समय ध्यान रखना है, इस टॉपिक में क्वेश्चन बड़े ही सामान्य से पूछे जाएंगे, लेकिन इस अवधारणा को काफी गहराई से पढ़ना होगा। तो सरहद क्या होती है, सरहद की पहचान क्या होती है, और वो कैसे किसी राष्ट्र की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाती है। ठीक है, अब आते हैं सरहद क्या बताती है। सरहद ये बताती है कि किस भूभाग पर किस राज्य का, किस शासन का, और किस सत्ता का, और किस न्यायपालिका का, किस संप्रभुता का अधिकार होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि बिहार पर, उत्तर प्रदेश पर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बिहार, उत्तर प्रदेश इस इलाके में होंगे। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश पार करके या बिहार पार करके कोई व्यक्ति नेपाल पहुंच जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अफगानिस्तान में लागू नहीं हो पाएगा, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का। अमेरिका के फेडरल कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं हो पाएगा। यानी सीमाएं केवल भौगोलिक नहीं होती हैं, सीमाएं ये बताती हैं कि सत्ता का दायरा कितना है, हमारा अधिकार क्षेत्र कितना है, हमारी संप्रभुता कितनी है, हमारी न्यायपालिका की सीमा कितनी है। इन सब बातों का उत्तर भी देती है सीमा, यानी सरहद, यानी बाउंड्री। तो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट काफी व्यापक है। उससे आप केवल सीमा रेखा के सरल शब्दों में भौगोलिक स्तर पर जो सीमा रेखा होती है, उस बेसिस पे आप नहीं समझ सकते, आपको कई सारे आयामों से समझना होगा। अब बात आती है सरहद की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहली बात तो सरहद को सामान्यतः हम लोग क्या मानते हैं, एक विभाजनकारी रेखा के रूप में देखते हैं, जो दो देशों को, दो राज्यों को, दो क्षेत्रों को अलग करती है। इससे यह मालूम पड़ता है ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ये उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है, अब आप राज्य मध्य प्रदेश में सीमा प्रवेश प्रारंभ करते हैं, मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं। अब यहां से बिहार की सीमा शुरू होती है। यानी हमेशा विभाजनकारी रेखा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता होती है सरहद राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक होती है, राजनीतिक संप्रभुता का निर्धारण करती है, क्योंकि सीमाओं के आधार पर ही, सरहद के बेसिस पर ही तय होता है कि किस भूभाग पर किस सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, जैसे आप देखा होगा, आपने कई बार सुनते हैं कि नेपाल को देखिए काफी चर्चा में रहता है। बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो अपराध करके नेपाल भाग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत सरकार की, भारत की न्यायपालिका की संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र नेपाल पे लागू नहीं होगा। वहां नेपाल का कानून लागू होगा, लेकिन अपराध तो भारत में किया है। आपने देखा मेहुल चोकसी हैं, या विजय माल्या को देखिए, नीरव मोदी को देखिए, ये सब क्यों भगते हैं विदेशों में? क्योंकि उनको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता वहां पर लागू नहीं हो पाएगी। वहां अंतर्राष्ट्रीय कानून तो लागू होंगे, अगर हमने किसी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि की होगी तो कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा, लेकिन उस देश के साथ अगर प्रत्यर्पण संधि नहीं है हमारी, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस आरोपी का, उस अपराधी का। क्योंकि सरहद ये तय करती है कि हमारी राजनीतिक संप्रभुता किस पर लागू होगी और किस सीमा तक लागू होगी। ठीक है, तीसरा, सरहद से भौगोलिक और एक काल्पनिक स्वरूप भी होता है। सरहद से क्या मालूम पड़ता है, जैसे नदियां, पर्वत, पठार, ठीक है, या मानचित्र पर खींची गई रेखाएं, इन्हें भी सरहद के रूप में देखा जाता है। जैसे देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कई जगहों पर सीमा रेखा जो है वो नदियों के आधार पर की गई है, रेगिस्तान के आधार पर की गई है, दलदली भूमि के आधार पर की गई है गुजरात में। और कुछ इलाकों में हम काल्पनिक रेखा को, जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, उसके बेसिस पर भी सीमा को स्वीकार करते हैं।
यानी सरहद भौतिक भी हो सकती है, यानी पहाड़, मैदान, ठीक है, नदियां भी सीमा हो सकती हैं, या वो काल्पनिक भी हो सकती है, मानचित्र पर खींची गई रेखा के रूप में भी सरहद डिफाइन हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा सरहद सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी देखी जाती है। यहां तक क्लियर हो रहा है? डाउट है? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट है वो क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। सरहद को हम देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी देखा जाता है। भाई कई बार देखा होगा आपने भाषा को लेकर, ठीक है, या धर्म को लेकर देखिए, जाति को लेकर देखिए, परंपराओं को लेकर देखिए। जैसे हम कहते हैं ना, भारत में कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, हर 50 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है, लोगों की रहन सहन का तरीका, जीवन शैली के मायने बदल जाते हैं। भाई एक इलाका है, मान लीजिए भारी जनजाति का है, जैसे आप छिंदवाड़ा से बाहर निकलते हैं, मध्य प्रदेश के पतालकोट के इलाके से बाहर निकलते हैं, भारी जनजाति के क्षेत्र से आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप मंडला में प्रवेश करते हैं, आप गोंड जनजाति के इलाके में आ जाते हैं। जैसे ही आप शेड्यूल के इलाके में आते हैं, ठीक है, वहां पे जनजाति का अलग इलाका हो जाता है, अगरिया जनजाति के क्षेत्र में आ जाते हैं। यानी सरहद केवल आपकी भौगोलिक विभाजन नहीं है, बल्कि भाषा, धर्म, जातीयता, परंपराओं के आधार पर भी अपनी पहचान रखती है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव की बात करें, देखिए सरहद के बेसिस पर ही व्यापार, संसाधनों का उपयोग, आवागमन को नियंत्रित किया जाता है। कौन हमारे भारत की सीमा में आ सकता है, जलीय सीमा में आ सकता है, स्थलीय सीमा में आ सकता है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये भी तो सरहद के बेसिस पर डिसाइड होगा ना। आपने देखा होगा 12 नॉटिकल मील, 18 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ये जो इलाका होता है हमारा, आर्थिक अनन्य क्षेत्र कहते हैं इसको हम लोग, कि भारत के 200 नॉटिकल मील तक का जो इलाका होता है भारत का जलीय सीमा में, वो भारत, उसमें सारे अधिकार भारत के होते हैं। उस 200 नॉटिकल मील के अंदर आने का अधिकार किसी को नहीं है। 12 नॉटिकल मील के अंदर आने का अधिकार केवल हमारी सेना ही दे सकती है, हमारी नेवी, हमारे कोस्ट गार्ड की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति 12 नॉटिकल मील के दायरे में नहीं आ सकता। यानी सीमाएं हमारा बताती हैं कि हमारा व्यापार क्या होगा, हमारे संसाधनों का दायरा कितना होगा। हमारे समुद्री सीमा के 200 नॉटिकल मील के इलाके तक किसी भी समुद्री संसाधन पर केवल हमारा अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार। यानी सीमाएं संसाधनों के उपयोग से लेकर, आवागमन से लेकर व्यापार तक सब कुछ तय करती हैं। यानी सरहद की बड़ी भूमिका होती है, यही सरहद की पहचान भी होती है। तो सरहद को केवल भौगोलिक विभाजन के रूप में मत देखिए, वो आपके सीमा शुल्क, आयात निर्यात, तस्करी, इन सारे मुद्दों से जुड़ी होती है। हम कहते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति गलत तरीके से भारत में प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किया? क्योंकि आप हमारी सीमा में आ गए। हमारी सीमा में आते ही क्या हुआ, आपके ऊपर हमारी अधिकारिता लागू हो जाती है, हमारी संप्रभुता लागू हो जाती है। जैसे मान लीजिए भारत में, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंधु रक्षक चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा, तो सबसे पहले हमने जो पाकिस्तानी विमान थे, ठीक है, याद रखिएगा, उसकी हमने अपना एयर क्षेत्र जो था उसको बंद कर दिया पाकिस्तानी विमानों के लिए, और पाकिस्तान ने भी यही किया। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों को भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से उड़ने पर प्रतिबंध लग गया था, उन्हें घूम के जाना पड़ रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर हमारा अधिकार क्षेत्र है। ये बताता है कि हमारी सरहद केवल भौगोलिक विभाजन नहीं है, वो हमारे संसाधनों, हमारे सीमा शुल्क, हमारे निर्यात, हम सब कुछ तय करती है, हमारे परिवहन से आवागमन के साधनों तक को तय करती है सरहद। ठीक है। इसके अलावा देखिए सुरक्षा का माध्यम भी होती है सरहद। जैसे सीमा सुरक्षा, सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, शांति व्यवस्था का प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो सीमाएं हैं, उस पर हमारा बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आईटीबीपी है, ठीक है, कई सारे असम राइफल्स हैं। ये हमारी कई सारे देशों के साथ, 7 देशों के साथ जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है, 7 देशों के साथ, उन स्थलीय सीमाओं को सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी सेना की होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का माध्यम भी होती है सरहद। तो सरहद को केवल भौगोलिक विभाजन के रूप में नहीं देखना है, कई सारे पहलुओं से जुड़ी हुई है। हमारी आंतरिक शांति तभी तक बनी है जब तक हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। तो हमारी सेना 24 घंटे, ठीक है, 24x7 लगी रहती है हमारी सीमाओं की रक्षा करने में, क्योंकि अगर सीमाओं पे कोई खतरा पैदा हुआ तो आंतरिक अशांति और बढ़ जाएगी, आंतरिक खतरा और बढ़ जाएगा। इसके अलावा सरहद जो होती है गतिशीलता और परिवर्तनशीलता भी होती है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी देश अपनी स्थायी सरहद पर भरोसा नहीं करता। हर देश चाहता है कि अपने सीमाओं को फैलाया जाए, अपने देश की सीमाओं को विस्तार किया जाए। बात अलग है कि उपनिवेशवाद या, ठीक है, वो सब खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हर देश की इच्छा होती है कि अपने दायरे को विस्तारित किया जाए। यही कारण है कि सरहदें स्थायी नहीं होती हैं। युद्ध, शांति, समझौते और विभाजन के आधार पर ये बदल भी जाती हैं। जैसे 1947 में देखें तो भारत पाकिस्तान एक ही था, पूरा भारत था, अखंड भारत था।
लेकिन 1947 में क्या हुआ, 15 अगस्त के दिन, ठीक है, 14 से 15 अगस्त के बीच में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। यानी कहीं ना कहीं समझौतों के द्वारा, संधियों के द्वारा, युद्ध के द्वारा सरहदें चेंज भी हो जाती हैं। ठीक है, हो सकता है भविष्य में हम बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर चुके हों पाकिस्तान का। इस प्रकार से पाकिस्तान की हालत है वर्तमान में। हो सकता है पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश के रूप में स्थापित हो जाए, तो फिर हमारी जो सीमाएं होंगी, हमारी सरहदें होंगी, वो अलग प्रकार से निर्धारित होंगी। ठीक है, तो सरहदें कभी स्थायी नहीं होती हैं। इसके अलावा सहयोग और संघर्ष का स्थल भी होती हैं। कई बार सरहदों को लेकर आप देखते हैं युद्ध होते हैं, सीमा विवाद होते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चीन के बीच में, ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में लंबे समय तक सीमा विवाद बने रहे हैं। बांग्लादेश से तो हमने अपने सीमा विवादों को हल कर लिया, पाकिस्तान से भी हमारे सीमा विवाद बने हुए हैं और चाइना से भी हमारे सीमा विवाद बने हुए हैं। तो कभी कई बार देखा होगा आपने, युद्ध, आतंकवाद, प्रवासी संकट, ठीक है, इन सब मुद्दों को लेकर भी संघर्ष होता रहता है, सीमाओं को लेकर। ठीक है, तो सीमाएं अपने आप में संघर्ष का भी स्थल होती हैं और सहयोग का भी स्थल होती हैं। आपने देखा नाथुला दर्रा से भारत और चीन के बीच में व्यापार भी होता है। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद हमेशा बना रहता है। ठीक है, व्यापार भी चलता है उन्हीं सीमाओं के बेसिस पर। तो नाथुला दर्रा से भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है स्थल मार्ग से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो सीमाएं संघर्ष और सहयोग का केंद्र भी होती हैं। चलिए अब आते हैं वर्गीकरण को लेकर। कोई डाउट इसमें? बड़ा आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को याद रखिए, पढ़ते समय बहुत समान तरीके से पढ़ना है। याद रखिए, हमने इसलिए रात को एक लेक्चर रख दिया है ताकि लगातार शाम को लेक्चर नहीं हो पाते हैं। तो 2 लेक्चर तो हमारे दोपहर में हो गए थे, तीसरा लेक्चर ये है। मंडे से धीरे धीरे लेक्चर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, याद रखिए। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ऐसे, क्योंकि मेजर टॉपिक तो आप कई बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते आ रहे हैं, आपने बीए में, एमए में पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि पूरा बीए, पूरा एमए करने के बाद भी आपको ये टॉपिक ना पढ़ने को मिला हो। चलिए अब आते हैं वर्गीकरण को लेकर। यहां से पेपर थोड़ा बिगड़ता है शब्दावली के कारण। तो वर्गीकरण की हम बात करें तो सबसे पहला होता है पूर्ववर्ती सीमा, यानी पूर्ववर्ती सरहद। सीमा या सरहद बात तो एक ही है, बाउंड्री कहते हैं या बॉर्डर कहते हैं। तो पूर्ववर्ती सीमा क्या होती है? आपने देखा होगा कुछ देशों की सीमाएं ऐसी हैं जो जहां पर सांस्कृतिक या राजनीतिक विकास होने से पहले ही वो अपने आप में अलग थी। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की सीमा जो है देखा जाए, ठीक है, तो ज्यादातर मैच नहीं करती उज्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, उनसे हमारा कोई संबंध भी नहीं था। एक प्रकार से कल्चरल डिफरेंस पहले से अलग था। यानी भले आजादी के बाद हमने सीमा निर्धारित कर दी हो, या भारत और पाकिस्तान, चीन के बीच में देखिए, भारत चीन के बीच में ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश शासन के समय कोई सीमा रेखा आई उसके बाद ही विभाजन हुआ, या कल्चर डेवलप होने के बाद विभाजन हुआ। वो पहले से ही अलग था। भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विभाजन पहले से मौजूद था। यानी जब कोई 2 देशों के बीच में, 2 स्थलों के बीच में पहले से ही कल्चरल स्टैब्लिश होने से पहले ही डिफरेंस होता है, पहले ही सीमा निर्धारित होती है, उसे कहते हैं पूर्ववर्ती सीमा। जैसे अमेरिका और कनाडा की, तो अमेरिका और कनाडा में वर्तमान शासन आने से पहले या सांस्कृतिक विकास होने से पहले ही भौगोलिक आधार पर सीमा निर्धारित थी। ठीक है, दूसरा है अनुवर्ती सीमा। अनुवर्ती सीमा क्या होती है? जो सांस्कृतिक राजनीतिक विकास के बाद बनती हैं। ठीक है भाई, डेवलपमेंट, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल को देखिए। ठीक है, हम एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं, खासकर हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, दोनों का आवन जावन है, बहुत से व्यापार व्यवसाय होता है, वो लोग भारत में आके नौकरी कर सकते हैं, भारतीय भी वहां जाते हैं, जॉब करते हैं। कई नेपाली समुदाय के नेपाली लोग हैं जो भारत में अच्छे खासा जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भी आ सकते हैं, सिविल सेवा परीक्षा की परीक्षा भी दे सकते हैं, आपने देखा भी होगा। एक कारोबार करने का अधिकार भी है। लेकिन ये जो सीमा निर्धारित की गई वो संगोला की संधि के बाद लागू की गई थी। यानी कुछ सीमाएं ऐसी हैं जो ब्रिटिश शासन के समय कहीं ना कहीं इसको पृथक करने के तौर पर स्थापित किया गया। जैसे आपने पढ़ा होगा 1936 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो बर्मा यानी म्यांमार था तो भारत में ही ना, स्वाभाविक सी बात है। रंगून में ही हमारे जो भारत के अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनका आपके पूरे जीवन काल आखिरी के अंतिम क्षण जो है रंगून में बीते, वहीं उनकी डेथ हो गई, वहीं उनकी कब्र भी बनी है। यही कारण है कि बर्मा हुआ, नेपाल हुए, भारत से अलग नहीं थे, भारत का ही हिस्सा थे, लेकिन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राजनीतिक विकास के बाद इसको आपके डिफाइन किया गया, सीमा निर्धारित की गई। तो ऐसी सीमा को कहते हैं अनुवर्ती सीमा। फिर आती है अध्यारोपित सीमा। ठीक है, जब बाहरी शक्तियां अपनी सुविधा के अनुसार क्या करती हैं, बॉर्डर लाइन खींच देती हैं, ये तुम्हारा हो गया, ये हमारा हो गया। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा, तो भारत तो एक ही था ना, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इतना बंटवारा करके गए भारत का,
इतने टुकड़ों में तोड़ के गए भारत को कि पाकिस्तान को अलग ही कर दिया पूरा। यानी जो हिस्सा था ही हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं भारी शक्तियों ने थोपा और भारत को अलग कर दिया। ठीक है, एक हिस्सा पूरा काट कर हमारा अलग करके चले गए। ये कौन सी सीमा होगी, ये कौन सी सरहद होगी? अध्यारोपित सीमा होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा जो है वो कैसी सीमा है? याद रखिएगा, अध्यारोपित सीमा है, क्योंकि भारी शक्ति के दबाव में ये सीमा डिसाइड की गई है। ना तो ये नेचुरल थी, ना तो ये सांस्कृतिक विकास के बाद बनी थी, ना तो सांस्कृतिक विकास से पहले बनी थी। इसके अलावा फिर आती है अवशेष सीमा। अवशेष सीमा क्या होती है? जो कानूनी रूप से तो अस्तित्व में नहीं होती है, यानी कोई लीगल तरीके से इसको बांटा नहीं गया है, बस कहीं ना कहीं पहचान के तौर पर अलग करने की कोशिश की जाती है। यानी विचारधारा के आधार पर, यानी है तो एक ही, कानूनी रूप से अलग अलग भी नहीं है, लेकिन विचारधारा के आधार पर बांट दिया। जैसे आपने देखा होगा बर्लिन की दीवार, 1990 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी। 1990 से पहले जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी जो था साम्यवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, और पश्चिमी जर्मनी जो था वो पूंजीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जर्मनी लगभग 50 वर्षों तक वो दीवार खड़ी रही, और इस दीवार के चलते वहां के लोग यहां से वहां जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं विचारधारा के स्तर पर क्या था? बटा हुआ था जर्मनी। जर्मनी कहने को एक ही था, दो अलग अलग देश नहीं थे, लेकिन विचारधारा के आधार पर बटा हुआ था। यानी वो कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं थी वो दीवार, लेकिन वो दीवार कहीं ना कहीं विचारधारा के रूप में बटी हुई दिखाई देती है। लेकिन 1990 में क्या हुआ? 1990 में, 89-90 में इस बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया और पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया, पूरा जर्मनी एक हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि दो जर्मनी मिलकर एक जर्मनी बन गया, जर्मनी तो पहले से अलग था, अलग ही पूरा देश था, लेकिन विचारधारा के आधार पर बटा हुआ था। यही कारण है कि पूंजीवाद की जीत हुई, सोवियत संघ का विखंडन हो गया और जर्मनी की बर्लिन की दीवार तोड़ना ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? इसे कहते हैं अवशेष सीमा, जो पहले थी लेकिन अब नहीं मौजूद है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आती है सरहद के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। जी हाँ, आपके यूनिट नंबर 5 में देखिए ज्योति जी, नया टॉपिक है अपने आप में और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और सिलेबस में यूनिट नंबर 5 का पहला टॉपिक है, लिखा गया है जनजाति, राष्ट्र राज्य और सरहद। तो जनजाति का कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको जो सरहद का कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि बाउंड्रीज या सीमा क्या होती है, सरहद क्या होती है। ठीक है, इसलिए ऐसे टॉपिक्स शामिल किए गए हैं आपके सिलेबस में जो नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते भी हैं तो 2 या 3 लाइन पढ़ के, आधा पेज पढ़ के छोड़ देते हैं। यहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑथेंटिक किताब पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इग्नू के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे और काफी डिटेल में चीजों को समझना होगा, तब जाके इस टॉपिक को आप यहां तक पहुंच पाएंगे। इसलिए इन टॉपिक को लोग पढ़ाने से बचते हैं, याद रखिएगा। इसको हम टॉपिक हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि इस टॉपिक को यूट्यूब पर किसने पढ़ाया नहीं है। पढ़ाया भी है तो 2-3 टीचरों ने पढ़ाया है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाया है, हिंदी में बहुत कम टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, तो उसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सरहद के संबंध में सिद्धांत कौन से हैं। सबसे बड़ा बेसिक सिद्धांत पूछा आता है, इसे सावयवी या जैविक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी को प्रतिपादित किया फ्रेडरिक रेडजेल ने। अब फ्रेडरिक रेडजेल क्या कहते हैं, इसको समझिए। इन्होंने कहा कि राज्य क्या है? एक जीवित इकाई है। जैसे पढ़ा हुआ ना, हार्वर्ड स्पेंसर ने भी कहा था कि भाई समाज को जीवित इकाई के रूप में देखा था। तो उन्होंने कहा कि राज्य एक जीवित प्राणी है। जिस प्रकार जीव को बढ़ने के लिए स्थान चाहिए होता है, उसी प्रकार राज्य को भी क्या होता है? अपने विकास के लिए, अपने विस्तार के लिए, अपने जीवन के लिए क्षेत्र का विस्तार करना होता है। इसलिए सरहदें स्थायी नहीं होती, बल्कि राज्य की शक्ति और राज्य के विस्तार और विकास के साथ बदल जाती हैं। यानी सरहद के संदर्भ में यह पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है किसका? आपके फ्रेडरिक रेडजेल का। इन्होंने यह समझाने का प्रयास किया, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कोई एक कोशिका है, तो हर कोशिका कोशिश करती है कि बहुकोषी होने की। अपना कोशिका विभाजन शुरू होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के साथ साथ वो अपने आप को कॉम्प्लेक्स जीव बनाने की कोशिश करती है। यही काम समाज के साथ भी होता है, यही काम राज्य के साथ भी होता है। इसलिए राज्य की सीमाएं निर्धारित नहीं होती हैं। हर राज्य जैसे जैसे ताकतवर होता जाएगा, जैसे जैसे पावरफुल होता जाएगा, वो अपना विस्तार करता जाएगा, क्योंकि एक जीव की तरह उसको भी अपने आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, जगह घेरने की, स्थान बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये कहलाती है सरहद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ऑर्गेनिक थ्योरी कहलाती है। दूसरा सिद्धांत दिया है मैकेंडर ने, इसे कहते हैं हार्टलैंड थ्योरी।
ये थ्योरी क्या कहती है, इसको समझिए। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि पूरे दुनिया की राजनीति केवल यूरोप और एशियाई देशों से चलती है, यानी इसे हार्टलैंड नाम दिया गया है। यानी दुनिया की पूरी राजनीति केवल यूरोप और केवल एशिया, इन दो बड़े हाईलैंड हैं, इससे चलती है। ठीक है, इसमें इन्होंने समझाने का यह प्रयास किया कि जो भी व्यक्ति या जो भी देश इस हाईलैंड पर नियंत्रण कर लेगा, विश्व पर उसी का नियंत्रण होगा। यानी सरहदों का महत्व कुछ भी नहीं है, सरहद अपने आप में भौगोलिक शक्ति संतुलन का माध्यम है। यानी जो व्यक्ति इस हाईलैंड पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपनी सरहदों का विस्तार करने की कोशिश करेगा, वही दुनिया का विजेता होगा। तो हार्टलैंड का सिद्धांत कहलाता है ये, किसने दिया है? मैकिंडर ने दिया। इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जियो पॉलिटिक्स का बैलेंस बहुत जरूरी है, और जियो पॉलिटिक्स का बैलेंस जुड़ा हुआ है इस हार्टलैंड से। यानी दुनिया की सभी ताकतें इस हार्टलैंड पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करती हैं, इसलिए सरहदें स्थायी नहीं होती हैं, क्योंकि हमेशा इस कंट्रोल करने के चक्कर में सरहदों को हमेशा तोड़ा मरोड़ा जाता है। यही कारण है, आप देखते होंगे कि यूरोप में देखिए, या सॉरी साउथ एशिया में देखिए, माफ कीजिएगा, साउथ अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में देखिए, अफ्रीका में देखिए, ज्यादा सीमा विवाद झगड़े नहीं होते हैं। जितने झगड़े यूरोप में होते हैं, जितने झगड़े एशिया में हो रहे हैं। एक समय यूरोप में भी लंबे समय तक सीमा विवाद चलते रहे, और वर्तमान में आप देखिए सबसे ज्यादा सीमा विवाद एशिया में होता है, क्योंकि एशिया यूरोप आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में समझाने का प्रयास किया है किसने? मैकेंडर ने, कि भाई सीमाओं का बड़ा महत्व होता है। जियो पॉलिटिक्स को बैलेंस करने में सीमाएं बड़ी महत्वपूर्ण कारगर भूमिका निभाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हार्टलैंड के कारण। हार्टलैंड में किसको शामिल किया है? यूरोप और एशिया महाद्वीप को शामिल किया है। ठीक है, फिर आते हैं रिमलैंड सिद्धांत। रिमलैंड सिद्धांत किसने दिया है? स्पाइकमैन ने दिया है। स्पाइकमैन कहते हैं कि हाईलैंडर सिद्धांत जो है वो गलत है, सीधी सी बात है। यानी मैकेंडर के सिद्धांत का विरोध किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हार्टलैंड महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है समुद्री किनारा। यानी जिसके पास समुद्र पर कंट्रोल होगा वो ताकतवर होगा। यही कारण है कि समुद्र महत्वपूर्ण होते हैं, हार्टलैंड महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह सिद्धांत किसका है? स्पाइकमैन का है। क्योंकि सरहदों का महत्व समुद्री व्यापार और मार्गों रक्षा तंत्र से है। यानी जो व्यक्ति समुद्र पर कंट्रोल कर लेगा, उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कंट्रोल हो जाएगा, और उसी से वो अपनी सीमाओं का विस्तार कर पाएगा। आज आप देखते भी होंगे, देखिए ताइवान को लेकर देखिए, ठीक है, ताइवान हुआ, जापान का मुद्दा हुआ, इस टाइप के पैसिफिक ओशन की बात हम करें तो पैसिफिक ओशन के आइलैंड को लेकर चाइना और अमेरिका दोनों ही क्या है, डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में जो आइलैंड्स हैं, जिसे मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, 3 ग्रुप में बांटा गया है। दुनिया के सभी ताकतवर देश कोशिश करते हैं कि इस पूरे आइलैंड्स पर अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाए। अभी तक इस पर कहीं ना कहीं लंबा समय तक इन पर आइलैंड्स पर अमेरिका का प्रभाव रहा है, क्योंकि जो देश इन देशों को, छोटे छोटे देशों को सबसे ज्यादा मदद करेगा, वही देश कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर पर कंट्रोल कर पाएगा। अब धीरे धीरे अमेरिकी कंट्रोल खत्म हो रहा है और चाइना अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। आप हिंद महासागर को देखिए, ठीक है, या बांग्लादेश हो, थाईलैंड को देखिए, वियतनाम को देखिए, चाइना के मालदीव को देखिए, या हमारे जो पड़ोसी देश श्रीलंका को देखिए। बड़े पैमाने पर चाइना हिंद महासागर के इलाकों के देशों पर एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण करता जा रहा है, अपने साम्राज्य का, अपने उनको कर्ज देकर, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हिंद महासागर पर कंट्रोल स्थापित हो जाए। तो ये जो सोच बताई गई है, ये स्पाइकमैन का सिद्धांत है कि सरहदें महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है समुद्री सीमाएं। जिनका समुद्री सीमाओं पर विस्तार होगा वो ताकतवर देश होंगे, वही कहीं ना कहीं सरहदों का महत्व है, किससे? समुद्री सीमाओं से, ना कि स्थलीय सीमाओं से। ठीक है, चौथा सिद्धांत आता है फ्रंटियर थ्योरी। फ्रंटियर थ्योरी क्या कहती है? ये दिया है फ्रेडरिक टर्नर ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये सिद्धांत ये समझाने का प्रयास करता है कि ये, पहली बात तो ये सिद्धांत कहां डेवलप हुआ? अमेरिका में डेवलप हुआ। इन्होंने कहा कि सरहदें में क्या होती हैं? सरहदें केवल सभ्य और असभ्य समाज, सिविलाइज समाज का विभाजन करती हैं। सरहदों का कोई महत्व नहीं है, सरहदें केवल सभ्य और असभ्यता का विभाजन है अपने आप में। जैसे हम कोई व्यक्ति, हम कहें कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए, ठीक है, वो आपके अल्बेनिया में रहता है, या पूर्वी यूरोप में रहता है, तुर्की में रहता है, लेकिन जैसे ही वो पश्चिमी यूरोप में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि वो डेवलप कंट्री में आ गए, यानी सभ्य देशों में आ गए। तो सीमाएं डिसाइड करती हैं कि आप सभ्य हैं कि असभ्य हैं। यानी सभ्य और असभ्य समाजों के बीच का निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाती हैं सीमाएं। ठीक है, ये सिद्धांत देखा जाए तो काल्पनिक अधिक लगता है, वास्तविक नहीं है, रियलिटी नहीं है अपने आप में। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सभ्य है कौन असभ्य है? हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति, अपने समय के अनुसार सभ्य असभ्य अलग अलग हो सकता है। ठीक है,
तो ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा टॉपिक उसके बारे में, सरहद के बारे में। तो काफी यूजीसी नेट के सिलेबस में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत हल्के में पढ़ के जाते हैं लोग इसको, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है कि अध्यारोपित सीमा क्या होती है, ठीक है, पूर्ववर्ती सीमा क्या होती है। इस प्रकार के टॉपिक जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत और चीन की, भारत और पाकिस्तान की सीमा कैसी है, या किस प्रकार की सीमा का उदाहरण है, या सीमाओं के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है हार्टलैंड थ्योरी किसने दी, रिमलैंड थ्योरी किसने दी है, ठीक है। याद रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी, ऑर्गेनिक थ्योरी किसने दी है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और सरहदों का महत्व क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। दिमाग में पढ़ते समय एक बात को स्पष्ट कर लीजिएगा, सरहद वाला टॉपिक पढ़ते समय, इस सरहद को पढ़ते समय केवल भौगोलिक आधार पर नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी के बेसिस पर नहीं पढ़ना है। सीमा याद नहीं करनी है कि भारत चीन के बीच में कौन सी सीमा है, मैकमोहन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है, ऐसे नहीं पढ़ना है। तो हमें ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, हमें सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, अब पढ़ने को मिल गया आपको ये टॉपिक। तो याद रखिए सिलेबस जब तक आप पूरा कवर नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक को यूनिट बाय यूनिट, एक एक चीजों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमेशा कॉन्फिडेंस क्या होता है, नहीं आता है पेपर में। हम पढ़ के चले जाते हैं, सीधी सी बात है, ये तो हम सब जानते हैं कि भाई पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा केवल महत्वपूर्ण पार्ट से आता है, लेकिन अंदर जो डर बना रहता है कि हमने ये नहीं पढ़ा है, ये पेपर आ गया तो क्या होगा, ठीक है, इससे कठिन क्वेश्चन बन गया तो क्या होगा। मान लीजिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस टॉपिक से, सरहद वाले टॉपिक से, कि भारत और पाकिस्तान की सीमा किस प्रकार की सीमा है। तो आपने भले ही इस टॉपिक को पढ़ के नहीं गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन तब भी आप क्या करके आएंगे, गलत करके आएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है पूर्ववर्ती सीमा क्या होती है, अध्यारोपित सीमा क्या होती है। इसलिए कम से कम एक बार जरूर पढ़ लिया कीजिए। ये टॉपिक इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जैसा कि एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपको दे दें, आपने मालूम ही होगा जीडीसी की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। उसके लिए 22 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है, और इस बैच में याद रखिएगा प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है। 22 तारीख से शुरुआत होगी, क्लास होगी डेली रात को 8 बजे से हुआ करेगी, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो 3000 फीस है। जब तक आपके दिवाली तक ये फीस रहेगी, दिवाली के बाद याद रखिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, दशहरे तक ये फीस रहेगी। 5 अक्टूबर के बाद ये फीस बढ़ सकती है। क्लियर है? तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑफर आएगा फिर कम आएगा फिर हम ले लेंगे, या बाद में कहते हैं कि क्लास पहले शुरू हो गई, हमें मालूम ही नहीं था। तो ये यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है वीडियो, ठीक है। 22 तारीख से पहली यूनिट के पहले टॉपिक से क्लास शुरू होगी, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है, आपके 15 अक्टूबर के बाद आपको जो भी नोट्स दिए जाते हैं, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि पीडीएफ में हम कैसे डाउनलोड करें, कि कैसे पीडीएफ नहीं मिलेगी तो हम कैसे काम चलेगा, हम छोटी स्क्रीन पर कैसे पढ़ें, ठीक है। तो 15 अक्टूबर के बाद याद रखिए आप हमारी किताबें फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी खरीद पाएंगे। तो क्योंकि हमारी किताबें पब्लिश हो रही हैं, ठीक है, जो नोट्स होंगे हर एक एग्जाम के अलग अलग, जैसे झारखंड पीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी पीसीएस, हर एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि कॉमन किताब, सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। देखिए उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी किताबें फाइनल हो रही हैं प्रिंट आउट से पहले, ये किताबें प्रिंट होने में टाइम लगता है। तो 15 अक्टूबर के बाद फिर आपको ये समस्या नहीं होगी। नोट्स तो हम आपको हमेशा प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के फॉर्म में एप्लीकेशन पर, लेकिन आपको अगर पूरा सिलेबस तैयार करना है और किताब हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको वो ऑनलाइन मिल जाया करेगी, ठीक है। चलिए तो मुलाकात होगी कल, और कल हम शुरुआत करेंगे राष्ट्र राज्य की अवधारणा से और एक यूनिट नंबर 5 के अलग अलग टॉपिकों से। तो 3 लेक्चर हमारे प्रतिदिन होते हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर था सरहद की अवधारणा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। 20 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, याद रखिएगा जो टॉपिक हो चुके हैं पहले यूनिट के पहले टॉपिक से ही टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो तैयारी अपनी जारी रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।